हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। ये जो है 2024 का पीवाईक्यू का हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें वीडियो का पार्ट 1 है। वीडियो हमारा 2-3 पार्ट में, आप सारा पार्ट जरूर देख के जाइएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है 10 में से कोई 7 बनाना होता है। हम 10 का 10 डिस्कस करेंगे। कोई इशू है ऑडियो वगैरह का तो आप ईयरफोन इस्तेमाल कीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे चाहे ऐप पे मिल जाएगा, लिंक कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। सॉरी, कमेंट करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। सबसे पहला सवाल क्या कहता है कि पेटेंट इज ए, पेटेंट क्या है? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, रियल प्रॉपर्टी है, नॉन ट्रांसफॉर्मेबल प्रॉपर्टी है। देखिए, पेटेंट आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, सॉरी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। रियल प्रॉपर्टी नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये हो गया गलत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर आप गौर से देखिएगा तो इसमें सारा का सारा ऑप्शन है गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर मेरे अनुसार देखा जाए तो सारा का सारा ऑप्शन गलत है। लेकिन सर सवाल पूछा है, कुछ तो मारेंगे ना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमको जो लग रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट है। बाकी आप देख लीजिए, अगर किसी को कुछ और लग रहा है तो आप कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक है, अब वैलिड प्रूफ के साथ आपका आंसर में अगर दम रहा तो हम ये चेंज कर लेंगे। दूसरा क्या है? द एक्ट विच डील्स विद द मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट इज टाइटल्ड एज। वो एक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मैटर को डील करता है वो किसके तहत आता है? द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत आता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका नाम आपको याद रखना है। जैसे कि देखो, इस ऑप्शन में इस ऑप्शन में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं सर। यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें लिखा हुआ है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ईयर सेम है, बस अंतर क्या है सर? इसमें सिर्फ द कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, इसमें द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 1 नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है ताकि गलत नहीं हो। नहीं तो होता है कि हर बारी हम लोग जानबूझ के क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एन एग्रीमेंट वाज एंटर्ड इनटू द माइनर, द एग्रीमेंट इज, ठीक है, वॉइड, वॉइडेबल, बैड, इलीगल। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉइड। ठीक ना? ये सब जो टर्म है ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है। अगर आप अच्छे से पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो इसको डायरेक्ट याद करके चले जाइए। उतना समझाने का भी टाइम नहीं है। द टर्म ऑफ कॉपीराइट फॉर एन ऑथर लास्ट हाउ लॉन्ग। मान के चलो कोई ऑथर है, किसी ने किताब वगैरह लिखा है या फिर कुछ उस तरीके की रचना की है, तो कहा जा रहा है कि उसका कॉपीराइट का जो टर्म वो कब तक रहेगा, कब तक उस चीज पे उसको क्लेम रहेगा। तो जब तक इंसान जिंदा है तब तक तो रहेगा ही रहेगा, उसके मरने के 60 साल तक वो रहेगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि जब तक वो जीवित है तब तक, और मरने के बाद भी 60 साल तक उसका कॉपीराइट उसके पास रहेगा। उसके बाद जो है फिर वो खत्म। बात समझ में आ रही? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है? कॉपीराइट लॉ अप्लाइज टू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन कंटेंट इन, कॉपीराइट लॉ अप्लाइज टू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन कंटेंट इन सॉन्ग, लिरिक्स एंड म्यूजिकल कंपोजिशन। बिल्कुल, यहाँ पे कॉपीराइट लॉ लग सकता है आपका। स्कल्पचर्स, यूट्यूब पे आप देखेंगे कोई सॉन्ग यूज कीजिएगा तो कॉपीराइट का इशू आ सकता है। स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग, इस पे जो है कॉपीराइट आता है। ड्रामेटिक एंड लिटरेरी वर्क, इस पे भी आता है। तो इसका सारा का सारा ऑप्शन सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। चलिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज पर आईपीआर लॉज इन इंडिया। आईपीआर लॉ के अनुसार इसमें से कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? ओरिजिनल लिटरेरी वर्क। बिल्कुल, अगर आपने कुछ अपने मन से कहानी लिखा है, कोई कविता लिखा है या फिर कोई किताब लिखा है, ठीक है, कोई नॉवेल उपन्यास वगैरह लिखा है, तो वो आपका क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है? हाँ सर। इंडस्ट्रियल डिजाइन ऑफ मारुति 800 कार, ठीक ना, किसी ने मारुति 800 कार का डिजाइन बनाया, क्या वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है? बिल्कुल है सर। ठीक है, ट्रेडमार्क ऑफ टाटा कंपनी, टाटा कंपनी का ट्रेडमार्क, हाँ सर। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिजाइन, ओरिजिनल लिटरेचर वर्क, ट्रेडमार्क, ये सब किसके अंदर आता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। बात समझ गए? चलिए, अगला सवाल क्या कहता है? सेक्शन 157 ए डील्स विद नॉट डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू। सेक्शन 157 ए किससे डील नहीं करता है? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया सिटीजन्स, पेटेंट टाइप्स, न्यूक्लियर।
सेक्शन 157A जो है ये कहता है कि आप जो है कोई भी इंडिया का सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी है उसको आप बाहर जो है पब्लिकली नहीं बता सकते हैं, उसको गोपनीय रखना है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज। ठीक है, मतलब किसी ने कुछ वादा किया और उस वादे का एक सेट है, मतलब उस तरह का कई सारा उसमें वादा किया हुआ है, वो किसके अंदर आएगा? तो वो आता है एग्रीमेंट के अंदर। बात समझ में आ रही है कि हमने ये वादा किया, हम ऐसे से करेंगे, तुम ये करोगे वैसे करोगे, वो सारा चीज जो है किसके अंदर आ जाता है? एग्रीमेंट के अंदर आ जाता है। चलिए, कोर्ट इशूज नोटिस ऑन इन्फ्रिंजमेंट टू, कोर्ट इशूज जो है नोटिस करता है इन्फ्रिंजमेंट किसके? पेटेंट एजेंट, मॉर्टगेज, असाइनी, डिफेंडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डिफेंडेंट। ठीक है, ये प्योर टेक्निकल टर्म है, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो रट के चले जाइए। चलिए, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कंपलसरी लाइसेंसेस फॉर पेटेंट्स आर ग्रांटेड एज, कंपलसरी लाइसेंस जो पेटेंट को दिया जाता है वो किस आधार पर ग्रांट किया जाता है? सैचुरेटरी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चंस आपका जो है रिपीट भी कर सकता है, तो इसको अच्छे से देख के समझ के जाइए। चलिए यहाँ पे हमारा क्या कहता है? एक्सप्लेन एनी टू स्टेक होल्डर्स इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी बेस। आईआरसी हमारा क्या है? ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी हमारा क्या है सर? द इंडियन रोड कांग्रेस इज द प्रीमियर टेक्निकल बॉडी फॉर हाईवे इंजीनियर्स इन इंडिया। इंडियन रोड कांग्रेस के बारे में आपको बताना है, तो इंडियन रोड कांग्रेस जो है एक बहुत ही हाई लेवल का टेक्निकल बॉडी है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा भारत में बनने वाला जो भी हाईवेज है उसका डील किया जाता है। ठीक है, इंडिया के अंदर जो भी रोड वगैरह बनेगा, हाईवे बनेगा, वो किसके अंडर आता है सर? आईआरसी के अंडर आता है। ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 1934 में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ये करता क्या है सर? डेवलप स्टैंडर्ड्स फॉर रोड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। हमारे इंडिया में जो भी रोड बनेगा, ठीक है, उसका डिजाइन कैसा होगा, उसमें क्या क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, कि ये मटेरियल लगेगा तो इसका ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो सारा चीज इसके अंडर आता है। ठीक है, पब्लिशेज आईआरसी कोड्स एंड गाइडलाइंस, ये क्या पब्लिश करता है? आईआरसी कोड्स और गाइडलाइंस पब्लिश करता है। एडवाइज्ड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, ये किसको एडवाइस करता है सर? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज को जो है ये एडवाइस करता है। बात समझ में आ रही है? ये किसको मतलब सलाह देने का काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को। ठीक है, तो आपसे आईआरसी के बारे में पूछा है, तो आईआरसी के बारे में आपको बहुत सारा बात बता दिया कि एक तरह का टेक्निकल बॉडी है जो कि इंडिया के अंदर हाईवे वगैरह जो बन रहा है उससे डील करता है, उसके बारे में जानकारी रखता है, उसका स्टैंडर्ड तय करता है, उसका जो है डिजाइन कैसा होगा, कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, उसका स्टैंडर्ड तय करता है। कब बना था? 1934 में बना था। ठीक है, इसका मेन काम क्या है सर? गाइडलाइंस जारी करना इसका मेन काम है। ठीक ना, और ये किसको सलाह देने का काम करता है? जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्रालय है, ठीक है, मॉर्थ जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? मॉर्थ कहते हैं। मिनिस्ट्री का एम हो गया, रोड का आर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑफ है तो इसमें बीच में ओ आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट का टी हो जाएगा, हाईवे का एच आ जाएगा, तो इसको हम लोग शॉर्ट में मॉर्थ भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जनरल भाषा में सिविल इंजीनियर जो है इसको मॉर्थ मॉर्थ कहता है, तो आपको जानकारी होना चाहिए मॉर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका सही है। चलिए, कंडक्ट सेमिनार्स एंड टेक्निकल रिसर्च, इसमें जो भी मतलब रोड से रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा है उसका सेमिनार और टेक्निकल रिसर्च करवाते रहता है, ताकि आइडिया शेयर हो सके। बात समझ में आ रही है? तो इसका मेन रोल का अगर बात किया जाए, ये क्या है? इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी सेफ्टी एंड क्वालिटी इन हाईवे डेवलपमेंट। हाईवे डेवलपमेंट में यूनिफॉर्मिटी सेफ्टी और क्वालिटी से रिलेटेड जो है ये काम करता है। चलिए, अगला हमारा क्या है सर? बिस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बिस। ठीक है, ये जो स्टेक होल्डर है ये क्या करता है सर? द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी। ठीक है, ये एक तरह का क्या है? एक ऐसा बॉडी है जो कि हमारे देश के अंदर हर चीज का मानक तय करता है कि भैया इसका ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, इससे नीचे आ गया तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है।
फॉर्मुलेट्स इंडियन स्टैंडर्ड्स आईएस कोड्स, ये जो है इंडियन स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करता है कि हमारा जो है इस चीज का ये वैल्यू होना चाहिए, इसका इतना वजन होना चाहिए, इसमें इतना क्वालिटी होना चाहिए, इसमें इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो सारा चीज बीआईएस तय करता है। ग्रांट आईएसआई सर्टिफिकेशन मार्क, तुम बहुत सारा मटेरियल में देखोगे आईएसआई का मार्क्स लगा होगा, ठीक है, तो ये आईएसआई का मार्क्स कौन देता है सर? 20 देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड देता है, ठीक है। कंडक्ट्स प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, ये प्रोडक्ट का टेस्टिंग और इंस्पेक्शन जो है कंडक्ट करता है। प्रमोट्स क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को प्रमोट करता है। बात समझ में आ गई? ऑपरेट्स अंडर बिस एक्ट 2016, ये किसके अंडर ऑपरेट करता है सर? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के अंडर ये ऑपरेट करता है। रोल क्या है सर? इंश्योर सेफ्टी रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ठीक है, ये हमको सेफ्टी देता है, रिलायबिलिटी देता है और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देता है अंडर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ठीक ना, वो सारा चीज ये बताने का काम करता है। चलिए, अगला स्टेक होल्डर जो है, सॉरी, स्टेक होल्डर का दो लिखना था, दोनों बता दिए, 20 भी बता दिए, आईआरसी भी बता दिए। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है? एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट का टाइप बताइए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइजेज व्हेन पर्सनल इंटरेस्ट इंटरफेयर विद प्रोफेशनल ड्यूटीज, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले समझना जरूरी कि ये होता क्या। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है कि आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों एक साथ टकरा रहा है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है दोनों एक साथ टकरा रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको बताया, मान के चलो तुम कोई सिविल इंजीनियर हो, ठीक है, और तुमको जो है किसी चीज का टेंडर पास करना है। बात समझ में आ रही? तुमको किसी चीज का टेंडर पास करना है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि तुमको एक काबिल बढ़िया जो बिडर है उसको दो जो काम अच्छा करेगा, एक ऑप्शन वो है जो कि लीगल तरीका है। दूसरा क्या है, तुम्हारा कोई रिलेटिव खड़ा है उसमें, ठीक है, तुम अपना रिलेटिव को दो। अगर तुम अपना रिलेटिव को देते हो तुम्हारा क्या होगा कि पर्सनल लाइफ अच्छा रहेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर बिडर को दोगे तो जो बढ़िया काबिल इंसान है, अगर उसको दोगे तो क्या होगा? प्रोफेशनल लाइफ अच्छा रहेगा। अब तुम यहाँ के दुविधा में फंस गए हो कि हम अपना प्रोफेशनल लाइफ सुधारें कि पर्सनल लाइफ सुधारें, मतलब हम काम सही करें कि अपना फायदा देखें, अपना रिलेटिव को फायदा पहुंचाएं। इस तरह का जब सिचुएशन आता है तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अब चलिए, इससे आपको हम बचने का तरीका भी बता देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने का तरीका क्या है कि आप अपने जो है ना सीनियर से जाके बात कीजिए। इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अपने सीनियर से जाके बात करना चाहिए कि सर देखिए हम इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए, आप हमको यहाँ से बाहर निकालिए, ठीक है, और इस तरह का डिसीजन मेकिंग से आप अपने आप को दूर रहिए, ठीक ना। अगर आपका रिलेटिव बीच में आ रहा है तो आपको वहां से हट जाना चाहिए, भाई देखो ये चीज हमारे बस का बात नहीं है, ये हमारे सीनियर डील कर रहे हैं, आप सीनियर से जाके बात करो, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि आप अपना पर्सनल फायदा देख लीजिएगा लेकिन प्रोफेशनल लाइफ आपका खराब हो जाएगा, जिससे कि आगे जाके बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अच्छा, इसका टाइप्स का अगर बात किया जाए, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट का टाइप का बात किया जाए तो एक होता है एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। डायरेक्ट एंड एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग, मतलब एक तरह का है कि इससे आपको ना डिसीजन पे डायरेक्ट असर पड़ जाएगा, वो है एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कि आपको या तो ये करना होगा या तो वो करना होगा, नहीं तो असर बहुत जल्दी दिख जाएगा आपको। दूसरा क्या है? पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आगे जाके हमको दिक्कत हो, ठीक है, वो हमारा क्या है सर? पॉसिबल फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, अगर हम अभी फंस गए तो आगे और फंसते जाएंगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या? पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। उसके बाद एक होता है परसिव्ड कॉन्फ्लिक्ट, सिचुएशन अपीयर्स इन इम्प्रॉपर इवन इफ नो एक्चुअल मिसकंडक्ट एग्जिस्ट, ठीक है। तो एक तीसरा तरह का क्या है? वो परसिव्ड कॉन्फ्लिक्ट भी है। और चौथा तरह का होता है फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? पर्सनल फाइनेंशियल बेनिफिट इन्फ्लुएंसिंग प्रोफेशनल जजमेंट, मान के चलो तुमको जो है कहीं से पैसा आ रहा है, ठीक है, अब तुम जो है उस चक्कर में काम खराब कर रहे हो, तो पैसा आ रहा है, तुम्हारा क्या हो रहा है? फाइनेंशियल प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन तुम जो काम खराब कर रहे हो तो उससे तुम्हारा प्रोफेशनल लाइफ खराब हो रहा है, तो वो हो गया फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एक होता है नॉन फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली रिलेशनशिप्स और फेवरेटिज्म इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन, ठीक है, वो आपका हो गया नॉन फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। तो इस तरीके से हमारा जो है कई तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, एक होता है प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट, मल्टीपल प्रोफेशनल रोल्स क्रिएटिंग डिवाइडेड
लॉयल्टी, अलग अलग प्रोफेशनल रोल्स जो है अलग अलग लॉयल्टी दे रहा है, तो वो हमारा हो गया। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है सर, कि हमारा जो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है दोनों टकरा रहा है, हम दुविधा में फंसे हुए हैं कि अपना देखें कि काम सही से करें। कितना तरह का ये होता है, 6 तरह का इसमें हम आपको बताएं, एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये 6 तरह का कॉन्फ्लिक्ट हमारा होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस गिफ्ट एंड ब्राइब, बिजनेस गिफ्ट और ब्राइब के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, बिजनेस गिफ्ट हमारा क्या है, गिवन ओपनली एंड ट्रांसपेरेंटली। अगर मान के चलो किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो ये हम लोग ओपनली देते हैं, ठीक है, और सबको दिखा के देते हैं, मतलब इसमें कोई छुपा हुआ बात नहीं है। चलो भाई बर्थडे था आपको हमने गिफ्ट दे दिया, एनिवर्सरी था हमने गिफ्ट दे दिया, आपने कुछ अच्छा काम किया उसमें गिफ्ट दे दिया, तो ये एकदम ओपनली दे रहे हैं। ठीक है, या फिर दूसरा क्या है, नॉमिनल वैल्यू, हम लोग जो भी चीज देंगे उसका एक अच्छा वैल्यू हो, मतलब बहुत ज्यादा थी नहीं लगना चाहिए। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ अनड्यू फेवर, और जो हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं उसके बदले में हमको कोई तरह का फेवर नहीं चाहिए, ये बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, हम लोग जो गिफ्ट दे रहे हैं उसके बदले में हमको कोई फेवर नहीं चाहिए। परमिटेड अंडर कंपनी पॉलिसी, ये जो है कंपनी पॉलिसी के अंडर आना चाहिए। ठीक है, सिंबल ऑफ गुडविल, गिफ्ट देना जो है गुडविल का सिंबल होता है कि भाई आपसी संबंध हमारा अच्छा हो। ठीक है, तो बिजनेस गिफ्ट हमारा क्या हो गया, मतलब बिना किसी इंटेंशन का हम लोग जो नॉर्मल गिफ्ट देते हैं अपने फ्रेंड को या फिर किसी और को, उसी तरीके से अगर गिफ्ट दिया गया तो वो बिजनेस गिफ्ट कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसका एक उल्टा भी चीज होता है जिसको हम लोग ब्राइब कहते हैं, ब्राइब में भी कुछ ना कुछ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ब्राइब में क्या होता है ना कि हम लोग जो चीज देते हैं वो अपना एक मकसद से देते हैं, घूस दे रहे हैं, मतलब हमको काम निकलवाना इसलिए इसको दे रहे हैं। ठीक है, या हम चलो इसको कुछ पैसा दे देते हैं या फिर कुछ ऐसा गिफ्ट दे देते हैं जिससे ये खुश होकर मेरा काम आसानी से कर दे, उसको हम लोग ब्राइब कहते हैं। ठीक है, तो ब्राइब जो है वो सेक्रेटली दिया जाता है, मतलब छुपा के दिया जाता है, उस पब्लिकली नहीं दिया जाता है। बात समझ में आ रही है, और बिजनेस गिफ्ट जो है पब्लिकली दिया गया है कि भैया आपका जो है एनिवर्सरी था इसलिए हम आपको जो है गिफ्ट दिया है, या फिर आपने जो है बहुत ज्यादा सेल्स अचीव किया है, आपका ये काम से हम बहुत अच्छा प्रभावित है इसलिए हम लोग ओपनली गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन ब्राइब जो दिया जाता है वो छुपा के दिया जाता है। बात समझ में आ रही है, और ब्राइब जो दिया जाता है वो किसी न किसी मकसद से दिया जाता है कि भाई हम तुमको पैसा खिला रहे हैं बदले में तुमको ये काम करना भी पड़ेगा। ब्राइब जो है इसका वैल्यू बहुत हाई होता है। बात समझ में आ रही है, और बिजनेस गिफ्ट नॉमिनल वैल्यू का होता है, मतलब एक चलेबल प्राइस का होता है, लेकिन इसमें जो है बहुत हाई वैल्यू का होता है, 20 लाख 25 लाख करोड़ में भी चला जाता है। गिवन टू इन्फ्लुएंस डिसीजन अनफेयरली, ब्राइब जो घूस दिया जाता है इसलिए दिया जाता है कि आप अनफेयर डिसीजन लीजिए। बात समझ में आ रही है, इलीगल अंडर एंटी करप्शन लॉ, ब्राइब देना जो है एंटी करप्शन लॉ के खिलाफ है। डिस्ट्रॉयज इथिकल इंटीग्रिटी, इथिकल इंटीग्रिटी को ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लिए अक्सर बिजनेस और ब्राइब में जो है आसमान जमीन का अंतर है। बिजनेस में हम लोग जो भी काम करते हैं बिजनेस गिफ्ट में वो ओपनली करते हैं, एक उसका छोटा सा कीमत होता है, बहुत ज्यादा कीमत नहीं होता है, वो इसलिए दिया जाता है ताकि हमारा आपस में जो है, ठीक है, आपस में हमारा क्या हो कि तालमेल बना रहे, हम लोग का आपसी रिश्ता अच्छा रहे, सिंबल ऑफ गुडविल है। लेकिन ब्राइब इसका उल्टा है कि हम जो अपना काम निकलवाना चाहते हैं इस चक्कर में आपको हम पैसा दे रहे हैं। ठीक ना, ये हमारा जो है डिसीजंस को अनफेयरली इन्फ्लुएंस करेगा। इलीगल अंडर एंटी करप्शन लॉ, एंटी करप्शन लॉ के अगेंस्ट में आता है ये। ठीक है, इथिकल इंटीग्रिटी को ये डिस्ट्रॉय करता है। बात समझ में आ रही है, तो ठीक, तो ये हमारा मिला जुला के ओवरऑल कंक्लूजन है बिजनेस गिफ्ट और ब्राइब के चक्कर में, ब्राइब के बीच में। बात समझ में आ गई, चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ से, हमारे जो है जो भी अभी हम पढ़े हैं उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, उसका एक सिंपल सा कंक्लूजन निकलता है, बिजनेस गिफ्ट प्रोमोट्स रिलेशनशिप बिल्डिंग। बिजनेस में जो गिफ्ट दिया जाता है वो रिलेशनशिप को बिल्ड करने दिया जाता है, आपसी रिश्ता मजबूत हो उसलिए दिया जाता है। जबकि एक ब्राइब जो है करप्ट फेयरनेस एंड इज पनिशेबल बाय लॉ, लेकिन जो घूस दिया जाता है वो मतलब नियम कानून के खिलाफ है और अपना काम निकलवाने के लिए दिया जाता है। वहां ब्राइब देने से किसी का आपसी रिश्ता मजबूत नहीं होता है। बात समझ में आ रही, तुमने पैसे खाए हैं तो तुमने काम भी किया है, ऐसे तुमने काम नहीं किया है। बात समझ में आ रही है, लेकिन बिजनेस गिफ्ट में अगर कोई गिफ्ट मिला है वो काम करे नहीं करे हम खुश थे इसलिए आपको दिए गिफ्ट। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारा ये पार्ट एंड होता है।
देखिए, आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप हमसे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर हमको ये बात समझ में नहीं आया। किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आंसर कुछ और लग रहा है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, हम अपना आंसर चेंज कर लेंगे, लेकिन एक वैलिड प्रूफ के साथ बताइएगा। ठीक है, आपको जो है इसका पीडीएफ जो है ऐप पे चाहे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से लिंक देख लीजिएगा। समझ गए ना। और मेरा पर्सनल मानिए तो दो तीन टॉपिक है, जैसे कि एक स्टेक होल्डर हो गया, मॉड्यूल 1। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो जाएगा। यहाँ से जो है ना कंफर्म क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन पूछा गया, इस बार भी पूछा जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक को खास करके आप जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बात समझ में आए, ताकि क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। गुड लक फॉर योर एग्जाम। कोई भी तरह का दिक्कत है तो आप हमसे पूछ लीजिए। और वीडियो का सारा पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा ये कहना मुश्किल है। बात समझ में आ रही है। वीडियो अच्छा लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर भी कीजिए, ताकि सबका भला हो सके। क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा, थियोरेटिकल पेपर है। आप क्वेश्चन छोड़ने से कोई फायदा नहीं, कुछ ना कुछ आंसर लिख के आइए, मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।